नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़े मुद्दे में। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात होगी आशियाना के सपने जो हम लोग देखते हैं उसी को लेकर, क्योंकि अब ये सपने कुछ और महंगे हो गए हैं। जी हाँ, राजस्थान में अपने आशियाने का सपना अब महंगा हो गया है, क्योंकि ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट, ऑफिस खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने डीएलसी की दरें 50% तक बढ़ा दी हैं, इसीलिए रजिस्ट्री का शुल्क भी बढ़ गया है। जयपुर समेत सभी शहरों में 5 से 20% और शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को देखते हुए 50% तक डीएलसी रेट में बढ़ोतरी हुई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला समझाते हैं। 2 दिसंबर से नई डीएलसी दरें लागू कर दी गई हैं। दरों का मानकीकरण कर मैट्रिक प्रणाली से इन्हें लागू कर दिया गया। डीएलसी दरें बढ़ने से मुद्रांक शुल्क में भी वृद्धि हुई है। शहरों में डीएलसी वृद्धि 5% से 20% तक कर दी गई है। घर दुकान खरीदना महंगा हो गया है। गांव में डीएलसी वृद्धि 50% तक कर दी गई है। पिछले 8 महीने में दूसरी बार समनों की डीएलसी रेट में ये बड़ा भाव में उछाल आया है। 50 लाख के भूखंड घर फ्लैट की रजिस्ट्री पर आम उपभोक्ता पर इसका असर पड़ेगा। पुरुष को अधिक देने होंगे 66,000 रुपये तक, महिला को अधिक देने होंगे 56,250 रुपये तक। तो ये एक बड़ा उछाल आया। डीएलसी रेट में 15% की वृद्धि हुई है। और इसके बाद अब आप देखिए 1 दिसंबर तक अगर आप देखिए, पुरुष के लिए रजिस्ट्री रेट 8.8% था, स्टाम्प ड्यूटी थी 6%, रजिस्ट्रेशन फीस 1% थी, स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज था 30%। तो उधर आप देखिए, जयपुर के जमवारामगढ़ में रजिस्ट्री ऑफिस का जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत ने और बातचीत की है। उन्होंने कुछ रजिस्ट्री से जुड़े एडवोकेट्स और आम लोगों से भी, किसानों से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, दिखाते हैं। हर किसी का सपना होता है कि अपना घर बनाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले 8 महीने में दूसरी बार जो डीएलसी की रेटें हैं वो बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो है शहरी क्षेत्र के अंदर 5 से 20% की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के अंदर तकरीबन 50% के करीब है डीएलसी रेट है बढ़ाई गई है। इसको लेकर हम कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकार ने जो कह सकते हैं कि 8 महीने में दूसरी बार है अपनी डीएलसी रेट बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो एक मध्यम वर्ग का जो सपना रहता है घर खरीदने का, अब शायद वो महंगा हो चुका है। और इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे भी मैं बात करूंगा, उनका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं जो अभी डीएलसी की रेट बढ़ी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? सर, ग्रामीण इलाके में जो 50% डीएलसी बढ़ी है, उससे ये है कि जो काश्तकार है उसको परचेज करने में तो तकलीफ़ होगी, लेकिन जैसे ज़मीन अधिग्रहित होती है तो उसमें मुआवजा जो है वो अधिक मिलेगा, तो उससे जो एक काश्तकार है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काश्तकार है उसको फ़ायदा होगा, लेकिन जब कृषि भूमि को अगर कोई खरीदना चाहे तो उसके लिए तो नुकसान ही है, और लगातार महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर किसी की जो कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग है वो उसका सपना रहता है कि हाँ आप घर खरीदेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बैंक के लोन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सब इसमें ऐसा है कि जैसे अप्रैल के अंदर इन्होंने 10% बढ़वाया था, उसके बाद में अभी अगर 50% बढ़ती है तो इसमें आम आदमी के ऊपर काफ़ी भार पड़ेगा। पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टाम्प शुल्क में 30% एक्स्ट्रा सरचार्ज ले रहे हैं, ये वो ही काफ़ी भार पड़ रहा है। तो जो परचेजिंग करते हैं, जिसको आवश्यकता है, जरूरत के अनुसार कोई प्लॉट लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो वो काफ़ी भारी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो 50% की डीएलसी बढ़ाई गई है वो गलत बढ़ाई गई है, इसको कम करना चाहिए था। इतना अधिभार भी किसानों पर है या परचेजर पर नहीं डालना चाहिए था, ताकि वो उसका व्यापार वगैरह नहीं कर सके, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लॉट वगैरह नहीं खरीद सके या अपनी ज़मीन जायदाद संपत्ति नहीं खरीद सके। ऐसे ही जो इससे काफ़ी लोड पड़ेगा आम जनता पे, और इसका और भी ज़्यादा गरीबी होगी, नुकसानी बढ़ेगी। बाबू जी, आप यहाँ तहसील में पहुँचे हैं, रजिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तो आम जनता के ऊपर बाहर है साहब पूरा। हर चारों तरफ से देखोगे ना तो बेचने वाले तो अपनी रेट से बेचते हैं, उनकी बेचने वालों की तो रेट ही अलग होती है, डीएलसी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो खरीदने वालों के ऊपर बाहर है, जो प्लाट खरीदेगा, भूमि खरीदेगा, काश्तकार भी भूमि खरीदते हैं,
तो ये तो कुल आज मिलाकर आप भी तहसील में पहुंचे हैं तो क्या रजिस्ट्री वगैरह का जब आपको पता चला कि हाँ डीएलसी रेट बढ़ गई है? और मैं भी इसके तलाश करने आया था अब भाई क्या हिसाब से कैसे लगेगा, कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्या होगा। तो ये तो सारा काम हर 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 प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भार पड़ेगा। कहीं भी देखो, जो चारों तरफ से देखोगे तो चारों तरफ से किसी न किसी प्रकार से आम आदमी के ऊपर भार है। तो लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो मार्केट रेट है और डीएलसी रेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अंतर मिलता है वो अंतर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इससे। नहीं नहीं, वो अंतर क्या कम होगा, वो तो बढ़ा दी तो वो रेट वो भी बढ़ा देने, बेचने वाले बढ़ाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आम आदमी के ऊपर चारों तरफ से देखोगे तो इसमें सब आम जनता के ऊपर ही भार है। तो कहीं से भी बढ़ाओ इसको, चारों तरफ से देख लो, किस बेचने वाला एक है, खरीदने वाले 100 है, तो जनता के ऊपर तो भार है। डीएलसी रेट बनना तो अमूमन बात है। जब डीएलसी रेट जो है किसी चीज़ की बढ़ा के आपने 40 लाख से 60 लाख कर दी, तो 60 लाख जिसकी आईटीआर ही नहीं है उसको लोन कहाँ से मिलेगा? उसका सपना सदा के लिए साकार होने से रह जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि डीएलसी रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है, ग्रामीण इलाकों में 50% और शहरी इलाकों में जो है 15 से 20% बढ़ा दी। तो इससे क्या है कि ज़मीन जो खरीद रहे हैं ना लोग, उनका खरीदना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। वही सोसाइटी के पट्टे वाला जो चल रहा है वो चलन ज़्यादा हो जाएगा, तो नुकसान गवर्नमेंट को ही है इससे। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि वहाँ सोसाइटी में कंपेंसे में हो जाएगा काम। लेकिन रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी। नहीं, पट्टे मिल जाते हैं वहाँ सोसाइटी में। पट्टे की बाद में जेडीए या फिर जो भी होता है। यदि फर्दर सेल हो ना उस पट्टे की तो फिर रजिस्ट्री की जरूरत है। अदरवाइज कोई आदमी अपने काम के लिए ले रहा है, वो बेचना नहीं चाह रहा, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है, जो डीएलसी रेटें बढ़ाई गई है राजस्थान के अंदर पिछले 8 महीने में दूसरी बार, उसका कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा नुकसान है वो सरकार को भी होगा, और साथ ही जिस तरीके से जो पट्टों को लेकर जो समितियां बनी रहती है वो पट्टे वितरित करती है, उसका चलते उसका जो चलन है वो एक बार फिर से ज़्यादा होगा, और उसका जो नुकसान है वो सरकार के खजाने पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जमा रामगढ़ से सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो सुना आपने लोग के रिएक्शन इस पर आ रहे हैं, इस बड़े बदलाव पर अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की मौजूदा सरकार में एक साल में दूसरी बार डीएलसी दरें बढ़ाने को जनता के साथ धोखा और जनता की जेब काटने का सामान बताया। तो वहीं मौजूदा मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बढ़ी हुई डीएलसी दरों पर पुनर्विचार करने की भी बात कही है। क्या कुछ कहा है दोनों ही नेताओं ने, सुनवाते हैं। आप तो कैसे भी जनता की जेब काटने का बहाना ढूंढते हैं। पेट्रोल डीजल जनता से दूर हो रहा है, बहुत महंगा कर दिया आपने, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। दवाई सरकारी अस्पताल में है नहीं, दवाइयां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग पहले ही परेशान है। अब आपने डीएलसी रेट बढ़ा दी, तो आप राइजिंग राजस्थान का ये तोहफा दे रहे हो क्या? राइजिंग राजस्थान क्या जनता के पैसों से लाओगे? राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, और वो खर्चा जनता की जेब से निकालोगे। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती बीजेपी। डीएलसी दरें जो बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई वो आपको वापस लेनी चाहिए। यदि वो आप वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी बीजेपी। एक भूमि धारक ने, जो आज की तारीख में खातेदार है, उसने किसी को बेचान कर दिया। अब बेचान में तो चूंकि पैसा उसने कितना लिया और रजिस्ट्री में कितना दर्ज हुआ, इसके बारे में तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। और दुर्भाग्य से अगर कुछ समय बाद उसका दुनिया से विदाई हो गई तो बाकी परिवार वाले फिर ये कहकर विवाद खड़ा कर देते हैं कि बहला कर, फुसला कर, धोखे से विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया गया, विक्रय पत्र निरस्त किया जाए, और जितना पैसा रजिस्ट्री में दर्ज है वो ब्याज सहित हम वापस देने को तैयार हैं। इस प्रकार के आपके रिंगस के आसपास भी 1-2 प्रकरण हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रकरणों को समाप्त करने के लिए इस दिशा में काम होगा। तो इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं आप राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के। स्वागत है सर आपका। साथ ही विनय जोशी साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं आप भी इसी एसोसिएशन के। आत्माराम गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, आप बिल्डर हैं, डेवलपर भी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे आप
40 के। और साथ ही साथ मधुमिता सिंह जुड़ रही हैं, आप एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आप चारों ही लोगों का इस बेहद ही जिसे कहें कि सीधा जनता से जुड़ा ये विषय है। और शुरुआत कर लेते हैं हम लोग विनय जोशी साहब से। विनय जोशी साहब, सबसे पहले अगर आप ये समझा दें आसान भाषा में हमारे दर्शकों को कि ये बदलाव हुआ क्या है दरअसल। देखिए, बड़ी आसान भाषा में अगर समझाऊं तो ये जनता पर कुठाराघात है। आप तो उस इंसान की सोचिए जिसने अभी 4 दिन पहले कोई घर खरीदने का मन बनाया होगा 50 लाख रुपए का, और 50% उसके ऊपर में रेट बढ़ गई, तो डीएलसी के अनुसार वो घर आज 75 लाख रुपए का हो गया है तकरीबन। अब आज वो अगर बढ़ी हुई डीएलसी रेट के हिसाब से रजिस्ट्री नहीं करवा करके पुरानी रेट से अगर रजिस्ट्री करवाता है तो इनकम टैक्स का नोटिस उसके यहाँ पर आना पक्का है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि वैसे ही महंगाई बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती महंगाई के अंदर में सरकार दूसरी बार बढ़ा रही है ये स्टैम्प ड्यूटी, और 50% तक। जबकि आप ये समझिए कि गरीबों के जो घर हैं वो शहर के बीच में नहीं बनते, वो शहर के बाहरी इलाकों में बनते हैं, और बाहरी इलाकों के अंदर में 50% से ज्यादा वृद्धि करना या 50% तक वृद्धि करना ये अपने आप में विसंगत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गरीब लोगों के ऊपर जबरदस्ती की एक मार है। सरकार का काम है कि वो रेवेन्यू कमाए, अच्छी बात है, सरकार को रेवेन्यू कमाना चाहिए, लेकिन किस कंपटीशन में? सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर सरकार डीएलसी रेट बढ़ाती है तो उसके अनुपात के अंदर में अगर न्यूनतम से न्यूनतम अगर स्टैम्प ड्यूटी हो तो इस सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। और ये तो एक तरह से ये हो गया, जैसे आज हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर में एक तरफ तो सरकार ने रेट बढ़ा दी है और दूसरी तरफ उसका डिस्काउंट का ऑफर है जो सब्सिडी के रूप में आता है। तो रेट बढ़ा करके डिस्काउंट देना तो ठीक नहीं है ना। जो उचित दाम है उसके ऊपर दिया जाए डिस्काउंट तो समझ में आता है, बढ़ा करके डिस्काउंट ठीक नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि गरीब लोगों के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, अमीरों के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विशेष नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उनके भी किसी न किसी रूप से पड़ता तो है ही। और बिल्डर्स पर भी इसका असर पड़ेगा, इसको भी समझेंगे जरा बिल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन पहले आत्माराम गुप्ता जी समझ लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे बदलाव को लेकर। आत्माराम जी, ये जो डेवलपमेंट हुई है इन तमाम रेट्स को लेकर के, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, जरा उससे शुरुआत कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि अगर काश्तकार की जमीनें एक्वायर गवर्नमेंट करती है तो उस स्थिति में तो काश्तकार को फायदा है कि उसको मार्केट रेट से डीएलसी के आधार पर उससे पैसे का मुआवजा मिलता है, 2 गुना मिले 1 गुना मिले। दूसरी तरफ उसी जगह काश्तकार खरीदता है अगर जमीन तो उसे महंगी खरीदनी पड़ेगी, और खरीदने के अंदर काश्तकार की एक समस्या हो सकती है। साथ साथ एक आम उपभोक्ता जिसको मकान का सपना है, जैसा सब लोगों ने भी वक्ताओं ने कहा है कि मकान का जो सपना लिए हुए है उसके ऊपर भी भार निश्चित तौर से पड़ता है इसका, क्योंकि डीएलसी से उसकी रजिस्ट्री जुड़ी हुई है, रजिस्ट्री से उसका स्टैम्प ड्यूटी जुड़ी हुई है। मैं इस जगह आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था और बीजेपी का एजेंडा भी था कि एक देश एक टैक्स। पहले आपने गौर किया होगा कि जीएसटी नहीं लगता था रियल एस्टेट के ऊपर, ना सर्विस टैक्स लगता था। जब से जीएसटी लगा है उसमें 50% गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्शन में से। तो स्टैम्प ड्यूटी की वजह से डबल टैक्सेशन आज की डेट में इसमें चल रहा है, जो एक बहुत बड़ा भार है। आज 12% जीएसटी लगता है फ्लैटों के अंदर और 8.8% स्टैम्प ड्यूटी लग गई। तो आप देखिए 20% तो लगभग ये टैक्स का डायरेक्ट भार हो गया। साथ ही साथ इसके ऊपर दूसरे टैक्सेस मिला के लगभग 40% गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि स्टैम्प ड्यूटी को डीएलसी बढ़ाना एक समस्या है, उसको इतना तेज एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 को भी बढ़ी है और दोबारा अभी 50%, 40%, 20% अलग अलग जगह के हिसाब से बढ़ाया है। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी, कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की 3 गुना रेटें होती है। आज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, गणपति प्लाजा की रेट ले लीजिए, एमआई रोड के ऊपर ले लीजिए, कि वहां जनरली 8 से 9 हजार रुपए में ऑफिसेज बिक रहे हैं, पर डीएलसी 15,000 की है वहां पर। तो आज 15,000 की रेट का चेक कैसे देगा कोई आदमी? तो उस चक्कर में बिकता ही नहीं, उनका ऑफिसेज बिक नहीं रहे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टियों में अधिकांश जगह इस तरह की स्थितियां हैं, विसंगति है।
इस विसंगति के ऊपर राज्य सरकार को विचार करके और इसे सही करना चाहिए कि ये 3 गुना जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेटें कर रखी है, जबकि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता। 25% का अंतर हो सकता है, 300 गुना अंतर नहीं होता। तो 2 मेन मुद्दे हैं कि एक तो ये प्राइस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के 3 गुना की जगह 1.25 गुना होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी की डीएलसी रेट तो बढ़ा दी, पर एट द सेम टाइम इसकी स्टैम्प ड्यूटी के रेट को कम करना चाहिए। जो आज 8.8% है और जीएसटी 12% है, कहीं 5% है, उसको दोनों को देखते हुए स्टैम्प ड्यूटी के रेट को इन्हें कम करके 3 से 4% करना चाहिए। नेशनल हाउसिंग पॉलिसी भी ये सजेस्ट करती है कि 3% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी की रेट नहीं होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मेरा ये कहना होगा कि स्टैम्प ड्यूटी के रेटों को भी रिड्यूस करना चाहिए, वो भी राशनलाइज हो, ताकि एक आम आदमी, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है आदमी की, तो बेसिक नीड को पूरा होने में उसका सपना पूरा हो। तो आज 50-60 हजार रुपए एक छोटे से मकान के ऊपर 10 लाख का भी एक कमरे का हाउस लेता है, तो उस पर इतनी स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है कि 1 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, 88 हजार की लग जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है, और जीएसटी अलग से लग रहा है। तो ये रिड्यूस होकर के और राशनलाइज होनी चाहिए। तो रविंद्र प्रताप सिंह जी, राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन में से अब जो अफोर्डेबल वर्ड है वो कितना अब उसको जायज रखने के लिए तो एक अलग संघर्ष अब आप लोग के लिए भी हो गया? आपका कहना बिल्कुल सही है। जब 2015 के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना सरकार ने लॉन्च की थी, तो उसकी बुकलेट में लिखा था कि जो इसकी रजिस्ट्री होगी वो ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए में होगी और एलआईजी की 500 रुपए में होगी। अब 100 रुपए और 500 रुपए तो भूल जाए हम, और जो डीएलसी की रेटें बढ़ा दी है उससे लाखों रुपए हमारे को देना पड़ रहा है अपनी रजिस्ट्री का। और इस रजिस्ट्री को वो लोग जो एक निम्न स्तर के लोग हैं, जिनको मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर या प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंदर सरकार से उम्मीद थी कि उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, वो रिलैक्सेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। डीएलसी रेटें बिल्कुल बाजार की रेटों के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, इस बार 2 बार बढ़ गई हैं। और जो उनको टैक्स देना पड़ रहा है, कम से कम सरकार को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर इस डीएलसी, ठीक है आपने बढ़ाई है, लेकिन जो उनका पहला वादा था कि 100 रुपए और 500 रुपए में रजिस्ट्री होगी, कम से कम उस निम्न वर्ग को तो सरकार को छोड़ देना चाहिए, मेरा ये कहना है। कम से कम उन लोगों को जिनके पास में बड़ी मुश्किल से ये मकान हासिल होने की उनको उम्मीद है, वो उम्मीद उनकी धराशायी होती जा रही है। तो डीएलसी बढ़ाना बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे डेवलपमेंट रुक जाता है, चीजें रुक जाती हैं। मकान अभी इस समय जो डीएलसी की रेटें हमारे राजस्थान में, अगर आप कंपैरिजन बनाएंगे पूरे स्टेट्स का, तो इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव रजिस्ट्री। कहाँ पे कभी सुना है हमने कि 10% 9% की कोई रजिस्ट्री होती है? मतलब रेटें पहले ही बहुत ज्यादा है। कोविड के टाइम में कुछ सरचार्जेस इसमें जोड़ दिए गए, वो सरचार्जेस आज तक नहीं हटे, कोविड चला गया पर वो सरचार्जेस आज भी चल रहे हैं। तो सरचार्जेस जोड़ने के बाद में और डीएलसी रेटें बढ़ाना, मुझे लगता है बड़ा ही सही काम नहीं है जो सरकार कर रही है। बाकी आपके मंच के माध्यम से हम तो निवेदन कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर पूर्ण वाली जो 100 रुपए और 500 रुपए की रजिस्ट्री थी, उसको दोबारा से लागू किया जाए। मधुमिता सिंह जी, इसका कुछ कानूनी पहलू भी जरूर होगा। ये जो बदलाव हुए हैं, रेट्स में जो बदलाव है, क्या सरकार ने जो फैसला लिया है, विभागों ने जो फैसला लिया है, क्या कानूनी रूप से इसको अगर देखें आम आदमी की नज़रों से, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है, या फिर इसमें स्पेस मिलता है कुछ आम आदमी को जहां वो अपनी बात रख सकता है? सबसे पहले तो इसमें ये वाली चीज कि सैटरडे को जो मीटिंग हुई थी, शनिवार की इस मीटिंग के पश्चात बहुत ही हड़बड़ी में मंडे से इन रेट्स को एकदम लागू कर दिया गया। बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया कि कानूनी तौर पर कोई इसको कोर्ट में अप्रोच कर सके या अपोज कर सके या इस पे कोई विचार विमर्श कर सके, और मंडे से ये लागू हो गया। जहां तक लीगल पॉइंट की बात है, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होता है कि आप नया कोई भी सर्कुलर लाए या कानून लाए, उस पे बिना अंडरस्टैंडिंग के इतने कम समय पर उसको एग्जीक्यूट कर दें। ये एक लीगल पॉइंट है। बट इसमें मैं जितना भी पॉइंट आए हैं अब तक, मैं सारी बातों से एग्री करती हूं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया डिफर करता है। वो इस विषय पर है कि
जो मंशा है ये जो चेंज लाने के पीछे, डेफिनेटली आप 8-9 महीने के अंदर 2 बार आप रेट्स बढ़ा देते हैं, आउटराइटली इतना ज्यादा रेट बढ़ा देते हैं कि 10% से 50% तक आप लेके आ जाते हैं। वन टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्सेशन वाला जो पॉलिसी है उसको आउटराइटली आप इग्नोर कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ये अपनी जगह पर कुछ फ्लॉज हैं, बट एक जो इंटेंशन की बात करें तो मुझे ये लगता है कि जब भी मार्केट रेट और जो हमारा सर्कल रेट है जिसे कि हम डीएलसी कहते हैं, इसके बीच में गैप जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लैक मनी का है वो इकोनॉमी में उसका फ्लो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही एक समस्या वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इस बात को या फिर और भी कुछ और बड़ी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि दिल्ली नोएडा में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि आपकी जो हाउसिंग है, एवरीबडी ट्राइज कि उनका परिवार, उनका घर जो है वो इंडिपेंडेंटली बनाए। उस चीज को कंस्ट्रक्ट करने में वो इको फ्रेंडलीनेस और जो इंक्लूसिव हाउसिंग जो प्रोसीजर होता है उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो आदेश आया है ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए और एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि इको फ्रेंडलीनेस, इंक्लूसिवनेस और अफोर्डेबल रेट्स जो हैं और ऑल टुगेदर एक एक आदमी इंडिविजुअल पर जाने की बजाय आप एक पीएम आवास योजना है या फिर इस तरीके की जो अलग अलग आवास योजनाएं हैं इनमें लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़े, मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो चेंजेस हैं ये लाए गए हैं। डेफिनेटली एक कॉमन पर्सन, एक इंडिविजुअल के एंड पर बहुत ही खराब आइडिया लग रहा है एक मिडिल क्लास के लिए, और ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं मिडिल क्लास को ऑल टुगेदर इग्नोर करते हुए। बट मुझे लगता है कि ये जो मैंने एक आइडिया दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल रेट्स, इंक्लूसिवनेस, इको फ्रेंडलीनेस, इस तरीके के जो आइडियाज हैं इनको इंक्लूड करने के लिए एंड ब्लैक मनी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि सरकार की ये सोच रही हो। आप ठीक कह रही हैं, ये इसके चांसेस हैं कि सरकार ने इस रूप में इस पूरी योजना को देखा होगा। लेकिन आत्माराम जी, इसमें एक विषय ये भी है कि लोगों के लिए तो समस्या दिखाई दे रही है, बिल्डर्स का खुद का क्या पर्सपेक्टिव इस पर रहेगा, उनके बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो फ्लैट, जिस तरह अभी शुरुआत में विनय जोशी साहब बता रहे थे कि जो 50 लाख का फ्लैट जो बिक रहा है वो 75 का हो जाएगा, तो फिर जो बिल्डर ने जो अभी तक डील करी होंगी या वो जिस लिहाज से सोच रहे होंगे उसके सामने भी तो एक बड़ा स्ट्रगल रहेगा। फिर अब निश्चित तौर से हम लोगों की बुकिंग क्या होता है, बिल्डिंग का भूमि पूजन रेरा का नंबर लेके चालू कर दी जाती है और रेटें हमारी फ्रीज हो जाती है, रेटें चेंजेबल नहीं होती, कस्टमर से बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट टू सेल। और उसके बाद जब रेटें बढ़ती है तो इसमें हालांकि इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर एग्रीमेंट पहले हो गया है, बुकिंग हो गया है, तो उसके ऊपर डीएलसी का जो चेंज है उसका इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से असर नहीं आएगा। लेकिन निश्चित तौर से स्टैम्प ड्यूटी का पार्ट तो उसके ऊपर भार थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। बढ़ेगा ही, ठीक है। खरीदार है जिसको हमने पहले बेचा है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी सी और ज्यादा लगेगी, वो एक आम उपभोक्ता को थोड़ा सा नुकसान रहता है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इतनी तेजी से जो बढ़ा है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विनय जोशी साहब, क्या ये बड़े फैसले लेने से पहले क्या आप, जिस तरह से आपकी राजस्थान हाउसिंग एसोसिएशन है, क्या इस तरह की बड़ी एसोसिएशन के साथ कुछ बातचीत होती है? इससे पहले कोई बातचीत हुई थी, कोई सलाह मशवरा होता है सरकार की तरफ से, या सीधा फैसला आता है विभाग का? जमाना बदल गया, जमाना बीत भी गया है। पहले हम लोगों से विचार विमर्श भी होता था, हमारे एसोसिएशन के लोग या हमारी फ्रेटर्निटी के लोग आपस में बैठ कर बात करते थे। हम कोर कमेटी में नहीं होते थे, लेकिन पहले हम लोगों से बात की जाती थी। लेकिन अब हम लोगों से यूजुअली अब कोई बात होती नहीं है। वो ऊंचे लेवल के ऊपर में अपने आप रातों रात डिसाइड हो करके इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब बातचीत इस बार नहीं हुई। ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह साहब, 10 सेकंड है मेरे पास, एक वाइंड अप कमेंट आपका चाह रहा हूं इस पूरे विषय पर। रविंद्र प्रताप जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। मैं राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर एसोसिएशन के साथ साथ में क्रेडाई को भी रिप्रेजेंटेशन देता हूं। मैं महासचिव हूं। हमेशा से ये एक सिस्टम रहा था कि एक मीटिंग होती थी जिसके अंदर क्रेडाई, राडा, सब लोगों को बुलाया जाता था। आज रेटे कौन बताएगा? आज रेटे सरकार को बैठे तो सपने आ नहीं रहे।
आज कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, जगतपुरा में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां डीएलसी रेटें थोड़ी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जो एरिया सी स्कीम आज के 10 साल से भी वैसा ही है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, वहां बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। जो एरिया डेवलपमेंट हो रहा है उसको एक बिल्डर, एक डेवलपर ही अच्छे से विवेचन करके, तो इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि ये एक वेल रिसर्च्ड फैसला नहीं लगता है, जिस तरह रविंद्र जी बता रहे हैं और जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि एक वेल रिसर्च फैसला नहीं इतना साउंड कर रहा है, बहुत इसको जनरलाइज कर दिया है। ओवरऑल पूरी जगह पर एक ही रेट के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। जिस तरह अभी रविंद्र जी बता रहे थे कि जहां जरूरत थी वहां हो सकता था, पर कई जगह पर शायद जरूरत नहीं थी, वहां भी अगर लागू कर दिया जा रहा है इसको, तो फिर उससे आम जनमानस के लिए भी समस्या बढ़ेगी और फिर बिल्डर्स के लिए भी एक समस्या रहेगी। बाकी सब चीज़ों को और कागजी कार्रवाइयों को वापस से चेंज करना, उनको पूरा करवाना, ये तो तमाम स्ट्रगल्स अब देखने पड़ेंगे। लेकिन आशियाना अपना बनाने का सपना जो है वो ज़रूर इससे महंगा हो गया है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने बताई। समय कम था, मैं और बातें आप लोगों से करना चाह रहा था दर्शक आपकी और बात सुने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तो आशियाना ज़रूर महंगा हो गया है, सरकार की भी अब इस पर नज़र रहेगी कि रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही।